अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़बान हमारी में खुश आमदीद। साथियों, जैसा कि आप लोगों का सीटेट का इम्तिहान आने वाला है, तो जो कोई भी सीटेट का इम्तिहान देने वाला है, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि सीटेट के इम्तिहान में हमें 2 लैंग्वेज का ऑप्शन चूज़ करना होता है, यानी हमें 2 ज़बानों का इंतखाब करना होता है। तो सीटेट के इम्तिहान में जिन साथियों ने भी उर्दू लैंग्वेज चूज़ किया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी, क्योंकि इसमें हम सीटेट के सवालनामे को हल करेंगे, जिससे हमारी मश्क होगी और इम्तिहान के लिए बेहतर तैयारी हो सकेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिदायत दी हुई है, दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे एक इक़्तिबास दिया हुआ है और इसी इक़्तिबास से मुताल्लिक नीचे सवाल दिए होंगे, जिन्हें हमें पढ़ना है और इक़्तिबास में से उनके सही जवाब देखकर हमें सही जवाब देने हैं। तो इक़्तिबास को सबसे पहले मैं बता दूं कि हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इक़्तिबास के जो सवालात दिए हुए हैं इक़्तिबास से, उन सवालात को पहले पढ़ लें और फिर उसके बाद इक़्तिबास को गौर से पढ़ें, तो उससे आपके जवाबात मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इक़्तिबास को पढ़ लें और फिर सवालात को गौर से पढ़ें, तो हमें उसके जवाब बआसानी मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इक़्तिबास क्या है। डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम राव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे, जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 का इस दुनिया से चल बसा। यहाँ तक हमारा इक़्तिबास दिया हुआ था। अब इससे मुताल्लिक देखते हैं कि सवाल क्या है। इससे मुताल्लिक सवाल है, मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। ऑप्शन 1 है दहशतगर्दी की वजह से, ऑप्शन बी है गुंडागर्दी की वजह से, ऑप्शन 3 है शहरों में रहने की वजह से, कि ऑप्शन 4 है छूत छात की वजह से। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि मुल्क का एक बड़ा तबका जो था वो गुर्बत और जहालत का शिकार जो था वो छूत छात की वजह से था। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन 1 है 4 फरवरी 1945 को, ऑप्शन 2 है 6 दिसंबर 1956 को,
ऑप्शन 3 है 6 दिसंबर 1954 को, ऑप्शन 4 है 2 जुलाई 1944 को। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1954 को हुआ। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है मोहन राव सुखपाल, ऑप्शन 2 है श्यामलाल, ऑप्शन 3 है भरत राव सुखपाल, ऑप्शन 4 है भीमराव सुखपाल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर का जो असल नाम था वो भीमराव सुखपाल था। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा। ऑप्शन 1 है गुर्बत का, ऑप्शन 2 है भेदभाव और नाइंसाफी का, ऑप्शन 3 है नाकामी का, ऑप्शन 4 है दुश्वारियों का। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो बचपन से सामना करना पड़ा वो भेदभाव और नाइंसाफी का करना पड़ा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिशें की? ऑप्शन 1 है मुल्क आज़ाद कराने की, ऑप्शन 2 है दहशतगर्दी ख़त्म करने की, ऑप्शन 3 है मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की, ऑप्शन 4 है औरतों को तालीम दिलाने की। तो चूँकि मुल्क में छूत छात बहुत ज़्यादा थी तो इस तफरीक को मिटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जब इंग्लिस्तान से वापस आए तालीम हासिल करके तो उन्होंने इस तफरीक को मिटाने की कोशिश की। यानी दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑप्शन 1 सयाहत बेहद ज़रूरी है, ऑप्शन 2 ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है, ऑप्शन 3 तालीम बेहद ज़रूरी है, ऑप्शन 4 ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? ऑप्शन 1 है होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, ऑप्शन 2 है उनके दिल से खौफ दूर किया और खुद एतमादी पैदा की, ऑप्शन 3 है गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया कि ऑप्शन 4 है ऊपर के तीनों सही हैं। इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी को, ऑप्शन 2 है डॉक्टर अंबेडकर को, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन 4 है सरदार पटेल को। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुल्क आज़ाद होने के बाद इसका जो दस्तूर यानी आईन बनाया गया उस आईन को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है भारत के दस्तूर का मेमार, ऑप्शन 2 है भारत का सपूत, ऑप्शन 3
भारत का अहम रहनुमा। ऑप्शन 4 भारत का मसीहा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये जो थे यानी 91 से लेकर 99 तक जो हमारे सवाल थे, ये सवालात जो थे पैसेज से मुताल्लिक थे, यानी एक पैसेज एक इक्तबास हमें दे दिया गया था ऊपर, हमने गौर से उस इक्तबास को पढ़ा और उस इक्तबास के मुताल्लिक तमाम सवालात जो थे इनके हमने दुरुस्त जवाब दिए। अब देखते हैं नीचे क्या है। अगला सवाल है यानी यहाँ पे हिदायत दी हुई है, दर्ज झैल शेरी इक्तबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं एक इक्तबास जो था वो नस्र का था, अब दूसरा इक्तबास जो है ये हमारा नज्म का है। दिया हुआ है मई का आन पहुँचा है महीना, बहा की चोट से एड़ी पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया, चलीलू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आँख की गोया कड़ी धूप, ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है, दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, न पूछो गरीबों के मकां की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। अब ये नज्म का एक इक्तबास दिया हुआ था। अब इससे हम देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं। तो सवाल है हमारा कि आसमान का मुतज़ाद क्या है। जवाब है आसमान का मुतज़ाद ऑप्शन 1 है हवा, ऑप्शन 2 है पानी, ऑप्शन 3 है मिट्टी, ऑप्शन 4 है ज़मीन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आसमान का मुतज़ाद जो है वो ज़मीन है। अगला सवाल, गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है। ऑप्शन ए है अगस्त सितंबर, ऑप्शन 2 है मई जून, ऑप्शन 3 है अप्रैल मई, ऑप्शन 4 है जुलाई अगस्त। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गर्मी का महीना मौसम जो है ये मई जून के महीने में आता है। अगला सवाल, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है। ऑप्शन 1 है 4 बजे, ऑप्शन 2 है 2 बजे, ऑप्शन 3 है 3 बजे, ऑप्शन 4 है 12 बजे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गर्मी के दिन के हिस्से में जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है वो 12 बजे ज़्यादा महसूस की जाती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है। ऑप्शन 1 है जलते तवे से, ऑप्शन बी तंदूर से, ऑप्शन 3 भट्टी से, ऑप्शन 4 अंगीठी से। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ज़मीन को शायर ने जलते तवे से तशबीह दी है। अगला सवाल, पोशीदा के मानी है। ऑप्शन 1 गायब हुआ, ऑप्शन 2 छुपाया हुआ, ऑप्शन 3 छुपा हुआ, ऑप्शन 4 नज़र न आना। जवाब है पोशीदा के दुरुस्त मानी जो है ये ऑप्शन 3 है छुपा हुआ। अगला सवाल है, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। ऑप्शन 1 है पानी न मिलने की वजह से, ऑप्शन 2 है दरो दीवार गर्म होने की वजह से, ऑप्शन 3 है घर न होने की वजह से, ऑप्शन 4 है दर्द की वजह से। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बनी आदम जो है वो मछली की तरह दरो दीवार गर्म होने की वजह से
तड़पते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये थे हमारे पैसेज से मुताल्लिक सवालात, यानी हमारे जो 9 सवालात थे वो नस्र के इक़्तिबास से थे और 6 सवालात जो थे वो नज़्म के इक़्तिबास से थे। अब आगे के सवालात देखते हैं। हिदायत दी हुई है, दर्ज झैल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल है, उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग की नक़ल की जाती है। ऑप्शन 1 है मंसूबा सबक, ऑप्शन 2 है मुज़ाहिराती वीडियो देखना, ऑप्शन 3 है माइक्रो टीचिंग, ऑप्शन 4 है अच्छे लेक्चरर के नोट बनाना। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग की नक़ल की जाती है वो माइक्रो टीचिंग है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, खुदगर्ज़ करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन 1 है लिखने से क़ब्ल, ऑप्शन 2 है खाका बनाना, ऑप्शन 3 इआदा, ऑप्शन 4 है प्रूफ रीडिंग। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर ख़ौज़ करना, ज़हनी खाका बनाना, ये सब लिखने से क़ब्ल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 है किसी काम का होना जारी हो, ऑप्शन 2 है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो, ऑप्शन 3 है वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, ऑप्शन 4 वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फ़ेल मुस्तक़बिल उसे कहते हैं जिसमें काम के आने वाले ज़माने में होगा, यानी जो काम होगा वो आने वाले ज़माने में होगा। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह। ऑप्शन 1 है मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना, ऑप्शन 2 मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, फिर खाका बनाना, ऑप्शन 3 तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना, ऑप्शन 4 है खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में जो होती है वो इस तरह होती है कि सबसे पहले मवाद इकट्ठा किया जाए उससे मुताल्लिक, फिर उसे एक तरतीब दी जाए, फिर उसका एक खाका बनाया जाए और फिर उस खाके के बाद दोबारा एक खाका तैयार किया जाए, यानी दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। ऑप्शन 1 है कोई तहजीबी वाक़फ़ियत फराहम नहीं होती, ऑप्शन 2 है ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है, ऑप्शन 3 है उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब, ऑप्शन 4 मौजूदा मुश्किल अल्फाज। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम, ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
اگلا سوال، کسی جملے یا متن کو پڑھتے وقت طالب علموں کو جملے کے حصوں کے ربط کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں، ان میں سے کون؟ یعنی آپشن 1 ہے متعلق فعل، آپشن 2 ہے ضمیر، آپشن 3 ہے اسم خاص، آپشن 4 ہے فعل مرکب۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کسی جملے یا متن کو پڑھتے وقت طالب علم کو جملے کے حصوں کو سمجھنے میں ضمیر جو ہوتے ہیں، جو ضمائر ہوتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ اشارہ ہے، کون بس پکڑنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ آپشن 1 ہے بوڑھا آدمی بس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے وقت پھسل گیا اور گر گیا۔ آپشن 2 ہے بس پکڑتے وقت بوڑھے آدمی کا پرس جیب سے نکل کر گر گیا۔ آپشن 3 ہے بس کو پکڑتے وقت بوڑھے آدمی کا چہرہ پسینے میں تربتر ہو گیا۔ آپشن 4 بس کو پکڑتے وقت بوڑھے آدمی نے اپنی عمر کو برا کہا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ بس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے وقت پھسل گیا اور گر گیا، یعنی آپشن نمبر 1 جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، درج ذیل تمام بیانات سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں سوائے ایک کے۔ آپشن 1 ہے غور سے سن کر بولنے والی حرکات و سکنات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپشن 2 ہے لوگ پسندیدہ چیزوں کو سن کر سیکھتے ہیں اور انہیں پسند نہیں اسے نہیں سن سکتے۔ آپشن 3 ہے ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی تربیت کے فطری طور پر ہوتی ہے۔ آپشن 4 ہے تمام ترسیل کم سے کم آدھا سننے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی تربیت کے فطری طور پر ہوتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، لفظ شعور کا تلفظ سکھاتے وقت آپ کریں گے، یعنی آپشن 1 ہے طالب علم کو اسی طرح کے ایک لفظ کی مثال دے کر، آپشن 2 ہے لفظ کے معنی معلوم کر کے کلاس میں بتائیں، آپشن 3 ہے تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کریں گے اور طالب علموں کو لفظ کو سننے کے لیے کہا جائے گا، آپشن 4 ہے طالب علم کو یہ بتائیے کہ یہ لفظ ہماری زبان کا نہیں ہے۔ اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کریں گے اور طالب علموں کو لفظ سننے کے لیے کہا جائے گا۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کہانی کے موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے۔ کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں اسے نوٹ کیجیے۔ آپشن 1 ہے کسی تصور کی صورت گری، آپشن 2 کام کا بوجھ، آپشن 3 سابقہ معلومات کا استعمال، آپشن 4 پیشن گوئی۔ یعنی اس کا درست جواب دیکھیں گے کیا ہو جائے گا۔ تو کوئی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہیں اسے ہم پیشن گوئی کے طور پر، یعنی کہانی کا موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق پیشن گوئی کے طور پر اسے ہم پیش گوئی کے طور پر نوٹ کریں گے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے، ایک ریسٹورنٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ پہلی لائن ہے لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتہ کا، دوسری لائن ہے تازہ بنی ہوئی چائے کا، اور تیسری لائن ہے بہت اچھی ذائقہ کی ہے۔ یعنی اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ آپشن 1 ہے اس میں پہلی اور دوسری لائن، آپشن 2 ہے صرف پہلی لائن، آپشن 3 ہے پہلی اور تیسری لائن، آپشن 4 ہے صرف تیسری لائن۔ اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن 4 ہو جائے گا، یعنی صرف تیسری لائن جو ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی تیسری لائن جو ہے وہ ہماری غلط ہے، بہت اچھی ذائقہ کی ہے، یعنی یہاں پہ جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اگلا سوال، گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ آپشن 1 ہے گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون و مددگار ہو، آپشن 2 ہے مثالوں کے ذریعے کچھ اصول بتائیے، آپشن 3 سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں، آپشن 4 ٹیچر گرامر کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ دیکھتے ہیں اس کا درست جواب کون سا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر میں معاون و مددگار ہو، یعنی درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال ہے کینتھیسٹک انٹیلیجنس ایک سیکھنے کی صلاحیت ہے جہاں آپشن 1 ہے طلبہ بہت زیادہ سماعتی مہارتوں کی نشو و نما اور تصویروں کے مقابلے لفظوں میں سوچنا، آپشن 2 ہے آنکھ ہاتھ کی حرکت کے تال میل سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا، آپشن 3 ہے موسیقی کے رجحان، آوازوں، لے اور طرز پر غور کرنا، آپشن 4 ہے منطقی، اعدادی، خیالی یا تصوری انداز میں غور کرنا اور چھوٹی چھوٹی اطلاعات کو جوڑ کر ان میں باہمی تعلق پیدا کرنا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ آنکھ ہاتھ کی حرکت کے تال میل سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا، یعنی درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ایک طالب علم کی مخصوص تعلیمی صلاحیت میں درج ذیل کا مشاہدہ ہوگا، آپشن 1 ہے غیر متوقع اور کبھی کبھی احمقانہ جوابات دیتا ہے، آپشن 2 ہے دوسروں میں موجود مہارتوں اور اہلیتوں کو تسلیم کرتا ہے، آپشن 3 ہے ایک مناسب جسمانی ساخت رکھتا ہے، آپشن 4 ہے اپنے دلچسپی کے علاقوں میں زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ ایک طالب علم کی جو مخصوص تعلیمی صلاحیت ہوگی اس میں وہ اپنے دلچسپی کے علاقوں میں زیادہ توجہ دیتا ہے، درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا اور آخری سوال ہے، سابقہ تجربہ اچھی ترسیل کا انحصار کہلاتا ہے، آپشن 1 ہے تصور بنانا، آپشن 2 ہے انتقال آموزش، آپشن 3 ہے سوالات کی تکنیک، آپشن 4 ہے براہ راست مظاہرہ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ سابقہ تجربہ جو ہوتا ہے یہ اچھی ترسیل کا انحصار کہلاتا ہے، یہ انتقال آموزش ہو جائے گا، درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ سوال نامہ جو ہے پیڈاگوجی سے متعلق جو تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سی ٹیٹ کے سوال نامے کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں،
کسی کے لیے ضروری سمجھے تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔